नमस्कार मित्रों, मैं राम नरेश यादव यूडीयू मार्गदर्शन पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले दिनों उत्तर वैदिक काल के बारे में हम लोग बातें की थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल के जो बाद की घटना है सूत्र काल के बारे में बातें करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक रहा है और 600 बीसी से लेकर 300 बीसी ये सूत्र काल माना जाता है। इसे महाजनपद काल भी कहते हैं, क्योंकि महाजनपद का निर्माण इसी काल में माना जाता है। तो आइए इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर वैदिक काल में सूत्र काल में कबीला के स्थान पर क्षेत्रीय राज्य का विकास हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में लोग कबीला बना के रहते थे और कबीला के स्थान पर अब सूत्र काल में क्षेत्रीय राज्य का विकास हुआ। और सूत्र काल की इन क्षेत्रीय राज्य की जानकारी हमको कहां से मिलती है? तो सबसे पहली जानकारी सूत्र साहित्य से मिलता है। सूत्र साहित्य का मतलब होता है मित्रों कि सूत्र काल में जो साहित्यिक रचना की गई उसी को सूत्र साहित्य कहा जाता है। और वैदिक साहित्य का संक्षिप्त विवरण इसको वेदांग कहते हैं। वेदों को आसान तरीके से समझने के लिए जिसकी रचना की गई उसे हम लोग वेदांग कहते हैं। और वेदांग की संख्या 6 है। तो 6 कौन कौन से हैं? तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। और 6 वेदांग को हमको याद रखनी है, क्योंकि मित्रों कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है। ये इसमें से 3 सा विकल्प दे देगा और चौथा विकल्प कोई और दे देगा, तो हमें कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। इसीलिए हमको कुल वेदांग शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये कुल 6 वेदांग के बारे में भी हमको याद रख लेनी है। फिर हम आगे बात करते हैं वैदिक काल के बाद सबसे पहला संस्कृत रचना कौन सा है? तो मित्रों, वैदिक काल के बाद अर्थात उत्तर वैदिक काल के बाद जो सबसे पहला संस्कृत की रचना रहा है वो है अष्टाध्याय, और जिसकी रचना पाणिनि ने की थी। पाणिनि ने इसकी रचना की थी। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसे भी याद रख लेनी है। अब आगे देखते हैं कि सूत्र काल में वर्ण जो है ये जातियों में परिवर्तित होते हुए देखने को मिलता है। वर्ण उत्तर वैदिक काल में हम लोग पढ़े थे वर्ण के बारे में। तो वर्ण जो जाति के रूप में परिवर्तन होता है ये किस काल में देखने को मिलता है? तो ये सूत्र काल में देखने को मिलता है। फिर आगे देखते हैं ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको द्विज में रखा गया है। यहाँ प्रश्न बनता है मित्रों कि द्विज में इनमें से किन्हें नहीं रखा गया है? तो वहां विकल्प दे देगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो मित्रों यहाँ ये याद रखना है कि शूद्र को नहीं शामिल किया गया था। इसमें शूद्र को द्विज में शामिल नहीं किया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज में शामिल किया गया था। और शूद्र को चंडाल कहा गया है। चंडाल मतलब उसको समाज से बाहर कर दिया गया था। समाज में हे दृष्टि से देखा जाता था, निम्न दृष्टि से इसको देखा जाता था। और इसी काल में यही कारण है कि इसी काल में अस्पृश्यता का उदय देखने को मिलता है, छुआछूत की भावना का देखने को मिलता है। तो शूद्र को चंडाल कहा गया। ये गांव के बाहर रहते थे या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, मंदिर हो, तालाब हो, सार्वजनिक स्थान पर इन्हें जाने की पाबंदी थी। तो इस तरह से अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का उदय सूत्र काल से ही देखने को मिलता है। फिर स्त्रियों की स्थिति की हम अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही बेहतरीन थी। फिर पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक रही। उत्तर वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा स्त्री की स्थिति और भी खराब हो गई। और उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्रियों की स्थिति और भी बदतर हो गई।
इस तरह से स्त्रियों का स्थिति अत्यंत ही खराब माना जाता है इस सूत्र काल में। अब थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं कि सूत्र काल में सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन देखने को मिलता है। तो सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले किस काल में देखने को मिलता है? तो वो सूत्र काल में मिलता है। और सिक्कों को हम लोग आहत कहते हैं। सिक्कों को आहत भी कहा जाता है। और मित्रों, आहत जो है मुख्य रूप से ये चांदी के बने होते थे, कई और धातु को भी बने होते थे, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में जो सिक्के मिले हैं वो चांदी के मिले हैं। और उन सिक्कों पर सूर्य की, चंद्रमा की और पीपल, इसकी आकृति देखने को मिलता है। सूर्य, चंद्रमा और पीपल, इसकी आकृति देखने को मिलता है। अब इस सूत्र काल में शासन व्यवस्था कैसा रहा है महाजनपद काल में? तो कोई ऐसे भी महाजनपद है जहां राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, कुछ ऐसे भी महाजनपद है जहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो दोनों तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है, राजतंत्रात्मक भी और गणतंत्रात्मक भी। अब सूत्र काल को लौह युग भी कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं महाजनपद का प्रमाण कहाँ से मिलता है हमको। महाजनपद का प्रमाण तो ये हमको बौद्ध ग्रंथ एक है जिनका नाम है अंगुत्तर निकाय, इसमें चर्चा की गई है महाजनपद काल के बारे में। और एक जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र में भी महाजनपद काल के बारे में चर्चा की गई है। इस तरह से दो मुख्य आधार स्तंभ है जिसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं महाजनपद के बारे में। तो कहाँ से? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से और जैन धर्म भगवती सूत्र से। तो आइए अब देखते हैं हम यहाँ कि महाजनपद काल में कौन कौन से 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपद की राजधानी कहाँ थी और उसकी वर्तमान स्थिति कहाँ है। क्योंकि ये चीज हमारे दिमाग में होनी चाहिए और यहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, इसीलिए ध्यान से हम इसको पढ़ लें। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं काशी की। तो मित्रों, काशी के जो राजा थे उनका नाम था उस समय में ब्रह्मदत्त, ये याद रखना है। काशी के राजा का नाम ब्रह्मदत्त और इसकी जो राजधानी थी वो राजधानी थी वाराणसी। और इसका वर्तमान स्थिति जो है, आज वर्तमान की जो वाराणसी का क्षेत्र है उसके आसपास के क्षेत्रों में ये महाजनपद था। दूसरा है कौशल जो जिसको हम लोग अवध भी कहते हैं, अवध का क्षेत्र उस समय में कहते थे। यहाँ का राजा जो था वो दीक्षित था। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी श्रावस्ती है और ये वर्तमान समय में फैजाबाद, गोंडा और बहराइच जो कि यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार था। इसका कौशल का। तो मित्रों, यहाँ काशी नरेश ब्रह्मदत्त और कौशल नरेश दीक्षित, इन दोनों राजाओं में अक्सर लड़ाइयां होती थी। तो काशी नरेश ब्रह्मदत्त ने क्या किया, कौशल नरेश दीक्षित को पराजित कर दिया और कौशल को काशी राज में मिला लिया। कुछ समय बाद कौशल प्रांत में एक राजा हुए, एक छोटे से राजा जिनका नाम कंस था। कंस ने क्या किया, विद्रोह कर दिया और विद्रोह कर पुनः काशी को कौशल राज में मिला लिया। अब ये काशी कौशल क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। अब कौशल का क्षेत्र विस्तार हो गया। कुछ दिन के बाद कौशल का राजा एक बना जिनका नाम था प्रसेनजीत। मित्रों, ये बड़ा ही प्रतापी राजा था। ये तक्षशिला से शिक्षा ग्रहण किया हुआ था और ये बड़ा प्रतापी राजा था। तो प्रसेनजीत जो है ये अपने क्षेत्र को विस्तार करने के लिए अपने पड़ोसी राज मगध पर भी आक्रमण करने का निर्णय लिया। मगध से भी इसको विवाद चलता था और उस समय में मगध के जो राजा थे उनका नाम था अजातशत्रु। वास्तव में अजातशत्रु प्रसेनजीत का भांजा था। तो उस समय में दो, मगध में और कौशल नरेश प्रसेनजीत में, दोनों में युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद अजातशत्रु को बंदी बना लिया गया।
अजातशत्रु को बंदी बना लेने के बाद अब यहाँ पर अजातशत्रु जो है अपने बुद्धिमानी का परिचय देते हुए प्रसेनजीत की एक पुत्री थी जिनका नाम था बजीरा। बजीरा के साथ अजातशत्रु प्रेम विवाह कर लेता है, जिससे ये प्रसेनजीत नाखुश रहता है, परंतु पुत्री के आगे, पुत्री मोह के आगे विवश होकर ये मान जाता है और इस तरह से इनका अजातशत्रु का संबंध, वैवाहिक संबंध वजीरा से हो जाता है। फिर आगे उसके बाद प्रसेनजीत जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है और उसके राज्य में आंतरिक विद्रोह हो जाता है और आंतरिक स्थिति को देखते हुए अगर वो विद्रोह संभल नहीं पाता उसे, तो वो अजातशत्रु से, मगध के जो शासक है अजातशत्रु से सहायता मांगने के लिए प्रस्थान करते हैं और रास्ते में ही प्रसेनजीत की मृत्यु हो जाती है। और प्रसेनजीत की मृत्यु हो जाने के बाद ये मगध के शासक अजातशत्रु कौशल राज्य को भी अपने क्षेत्र में कर लेता है। तो इस तरह से काशी, जो कि पहले से कौशल में शामिल था, अब ये काशी और कौशल दोनों राज्य मगध के अधीनस्थ हो गया, दोनों राज्य मगध के अधीनस्थ हो गया। अब तीसरा है यहाँ अंग प्रदेश। अंग प्रदेश की राजधानी चंपा है। अंग प्रदेश की राजधानी चंपा माना जाता है और ये वर्तमान के भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में विस्तृत था, जो कि वर्तमान के बिहार में पड़ता है। ये अंग जो है मित्रों, ये बिंबिसार के समय में ही, अर्थात अजातशत्रु के जो पूर्वज थे, पिता थे बिंबिसार के समय में ही अंग को मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया था। तो इस तरह से मगध का और विस्तार होता चला गया, पहले काशी, फिर कौशल, फिर अंग, अब मगध के साम्राज्य के अंतर्गत ये आ गए। मगध की चर्चा करें तो मगध जो है, इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी के नाम से जाना जाता है और ये वर्तमान के पटना और गया के क्षेत्र में ये फैलाव था इसका। फिर अगला देखते हैं, अगला जनपद जो है वो भज्जी। तो मित्रों, भज्जी जनपद दो कबीला में बटा हुआ था। ये दो कबीला कौन कौन से था? एक तो था विदेह, दूसरा है लिच्छवी। विदेह के जो राजा होते थे वो राजा जनक थे और विदेह की राजधानी जनकपुर थी। और इसके जो अंतिम राजा थे वो कलार, अंतिम राजा कलार। तो मित्रों, माना जाता है कि विदेह के जो अंतिम राजा थे कलार, वो किसी ब्राह्मण स्त्री को अपमानित किया था और ब्राह्मण स्त्री के द्वारा श्राप दिए जाने के कारण कहा जाता है कि इस विदेह राज्य का अंत हो गया, विनाश हो गया। इस तरह से अगर हम बात करें विदेह राज्य के अंतिम राजा कौन थे, तो कलार थे। और दूसरा था लिच्छवी। लिच्छवी के जो क्या कहते हैं राजा थे, वो राजा चेटक थे। और इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी वैशाली थी। फिर आगे देखते हैं, और ये मुजफ्फरपुर और दरभंगा के क्षेत्र में विस्तृत था। तो इस प्रकार मित्रों, भज्जी में दो कबीला हम देखते हैं और ये दो कबीला में पहला था विदेह, दूसरा था लिच्छवी। विदेह का राजा जनक थे जिसकी राजधानी जनकपुर थी और अंतिम राजा कलार था जिसको ब्राह्मण स्त्री के अपमानित करने के कारण ब्राह्मण स्त्री द्वारा श्राप दिया गया और जिसके कारण से इस वंश का अंत हो गया। दूसरा लिच्छवी, जो कि विश्व का सबसे पहला गणतंत्र की स्थापना यहाँ माना जाता है कि सबसे पहले गणतंत्र की नींव इसी लिच्छवी प्रांत में पड़ा हुआ था, लिच्छवी गणराज्य में पड़ा हुआ था। और इसके जो राजा थे वो चेटक, और चेटक क्या कहते हैं, इसकी राजधानी वैशाली थी। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक है मल्ल महाजनपद। तो मित्रों, ये भी प्रजातांत्रिक ही था, यहाँ भी गणतंत्र था और इसकी राजधानी कुशावती और कुशीनगर, कुशावती या फिर कुशीनगर कहेंगे। ये वर्तमान के देवरिया, बस्ती और गोरखपुर में इसका फैलाव था। तो मल्ल की राजधानी कुशावती या कुशीनगर
और ये वर्तमान में देवरिया, बस्ती और गोरखपुर के क्षेत्र में ये इसका फैलाव था। अब अगले महाजनपद हम देखते हैं। अगला महाजनपद है चेदी। तो मित्रों, चेदी का जो सबसे प्रसिद्ध राजा रहा है वो शिशुपाल रहा है, और ऐसा कहा जाता है कि ये शिशुपाल वही है जो महाभारत के काल में, चूंकि महाभारत की रचना उत्तर वैदिक काल में ही माना जाता है, और महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने 100 गलतियों तक माफ किया था, और उसके बाद अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की हत्या की थी। ये वही शिशुपाल है। और ये चेदी की जो राजधानी थी ये शक्तिमती या फिर उसको सोथीमती भी कहते हैं। शक्तिमती या फिर सोथीमती, याद रखना है कि चेदी की राजधानी शक्तिमती या सोथीमती। और ये बुंदेलखंड के, उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये फैला हुआ था। फिर आगे बात करते हैं वत्स की। मित्रों, वत्स के जो राजा थे वो उदयन थे, ये उदयनी नहीं। जो मगध के राजा थे ये उदयन अलग है। ये वत्स के क्या कहते हैं, वत्स के राजा थे, और ये बड़ा ही शिकारी राजा थे, और इनकी राजधानी कौशाम्बी था। इसकी राजधानी कौशाम्बी था, और ये इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में इसका फैलाव था, यूपी में। तो मित्रों, ये उदयनी का जो है अवंती के साथ परस्पर संघर्ष होता था। जैसे कि हमने देखा यहाँ काशी और कौशल के बीच, इन दोनों राज्यों के बीच हमेशा लड़ाई होता था, संघर्ष होता था। इसी प्रकार क्या कहते हैं, वत्स और अवंती के बीच में भी संघर्ष काफी हुआ करता था। तो अवंती, ये भी इसका भी 2 किला था। एक तो उत्तरी अवंती, दूसरा दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन था, और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्यती था। कहीं कहीं महिष्मती भी देखने को मिलता है, तो ये महिष्मती नहीं कहेंगे, इसको हम महिष्यती कहेंगे, क्योंकि महिष्यती था। तो इस प्रकार से अवंती का 2 कबीला, एक उत्तरी अवंती, एक दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती का राजधानी उज्जैन हो गया, दक्षिणी अवंती का राजधानी महिष्यती हो गया। और ये मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश में एकमात्र महाजनपद है अवंती। और ये उज्जैन मित्रों क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं कुरु महाजनपद। इसकी राजधानी मित्रों इंद्रप्रस्थ था। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ था, और वो वर्तमान में जो है मेरठ, दिल्ली और हरियाणा, इन हरियाणा के कुछ क्षेत्र पड़ते हैं, इन क्षेत्रों में इसका फैलाव था। पंचाल भी मित्रों 2 कबीला में बना हुआ था, एक उत्तरी पंचाल, दूसरा दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की बात करें तो इसकी राजधानी अहिष्ठल थी, और दक्षिणी पंचाल की बात करें तो इसकी राजधानी काम्पिल्य थी। और इस पंचाल का जो वर्तमान स्थिति है ये उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र, बदायूं क्षेत्र और फर्रुखाबाद, ये तीनों क्षेत्र में इसका फैलाव था। अब अगला चर्चा करते हैं मत्स्य। मत्स्य की राजधानी जो थी वो विराटनगर थी। तो मित्रों, ये वही मत्स्य है और मत्स्य क्षेत्र है जिसकी राजधानी विराटनगर है। तो इसी विराटनगर में महाभारत काल में जो है 5 पांडव अज्ञातवास में बिताए थे राजा बराट के यहाँ। वही ये विराटनगर है जो कि जयपुर में पड़ता है राजस्थान में, और राजस्थान को क्या कहते हैं, गुलाबों का शहर भी कहा जाता है। रोज पिंक सिटी के नाम से भी ये जाना जाता है। आगे बात करते हैं सूरसेन की। तो सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा था, और ये वर्तमान के मथुरा जो कि यूपी में पड़ता है, फिर आगे अस्मक, इसकी राजधानी की बात करें तो कहीं कहीं पोतली भी लिखा होता है, कहीं कहीं पोतन भी लिखा होता है। तो ये दोनों हमको याद रखनी है। तो अस्मक की राजधानी कहाँ हो गया, पोतली हो गई, और या फिर पोतन कहेंगे। ये वर्तमान में कहाँ है, तो ये वर्तमान में गोदावरी का एक तट है, आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी का तट, इसी के आसपास के क्षेत्रों में ये अस्मक महाजनपद का फैलाव देखने को मिलता है। अब गांधार की बात करें तो गांधार जो है इसकी राजधानी तक्षशिला थी।
मित्रों ये वही तक्षशिला है जो विश्व के सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय में गिना जाता है। ऐसा कई बार प्रश्न पूछा गया है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वो यही तक्षशिला है, और जो कि पाकिस्तान और कुछ कश्मीर का भी क्षेत्र पड़ता है। तो ये हो गया। और ये वर्तमान के रावलपिंडी और पेशावर में पड़ता है। तो कभी कभी मित्रों यहाँ ये भी ध्यान देना है कि कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि कौन सा महाजनपद, एकमात्र जनपद जो पाकिस्तान में है, तो वो आपको गंधार हो गया। फिर दूसरा है अगला कंबोज की राजधानी, यहाँ हाटक भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं राजपुर भी देखने को मिलता है, और द्वारिका या इसको द्वारक भी कहते हैं। इस तरह से यहाँ तीनों हमको याद रखनी है, कंबोज की राजधानी, हाटक, राजपुर या फिर द्वारिका। और ये वर्तमान के राजौरी और हजारा के क्षेत्र में बसे हुए थे। तो इस प्रकार से मित्रों ये महाजनपद काल हुआ, या फिर उसको सूत्रकाल कहेंगे, जो उत्तर वैदिक काल के बाद के काल को कहा जाता है। तो मित्रों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, और साथ में ताकि आपको ये वीडियो आसानी से प्रोवाइड हो सके। तो मित्रों धन्यवाद।